दहेज वर्ड यूज ना करके उसको एज अ गिफ्ट बोलते हैं। किसी एक जजमेंट पे ये आया था कि इट वाज अ गिफ्ट Yes. नॉट डाउरी। आपको क्या लगता है कि एक महिला सबसे ज्यादा किससे डरती है? एक आदमी से, समाज से, सिस्टम से या कानून से? जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा सोसाइटी से ही डरती हैं। हर बड़े कांड के पीछे ये कह दिया जाता है कि अब कानून और सख्त होगा। एक अच्छे लेवल पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कानून सबके लिए सख्त है। हमारा लॉ कहता है 1000 मुजरिम छूट जाए लेकिन कोई इनोसेंट अंदर नहीं जाना चाहिए। जी, लेकिन अगर दहेज देना लेना दोनों गलत है तो एलिमनी कहाँ तक सही है? एलिमिनी का कंसेप्ट हेल्प टू ईच अदर है। शादी.com, मैट्रिमोनियल, जितने भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ की शादी कभी सक्सेसफुल नहीं रहती। यहाँ पर ना कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है क्योंकि उस पर पूरी तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा राजपूत और आज का जो एपिसोड होने वाला है ये जस्ट एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये उन सवालों की आवाज़ है जो आए दिन महिलाओं के मन में रह जाते हैं और कभी सिस्टम, कानून और उस समाज से सीधे नहीं पूछे जाते। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये होने वाला है वुमेन सेफ्टी, लॉ, जस्टिस और एआई के उस डार्क साइड के बारे में, जहाँ पर एक महिला को बिना छुए, बिना उसको देखे उसकी इज्जत की, उसकी पहचान के धज्जे उड़ा दी जाती है। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूर है। अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं तो कानून आपके साथ में है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या कानून जस्टिस आपको देता है या नहीं देता, कितने साल लगते हैं, कितने साल नहीं लगते। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वन एंड ओनली वेरी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट मनीषा शर्मा जी। सो लेट्स वेलकम मिसेस मनीषा शर्मा जी। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। हेलो। ओके, सो मैम, माय फर्स्ट एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि आपने एक महिला होने के नाते वकील वाली जर्नी को चूज़ किया। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए और एक कदम आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल। जब मैंने ये सोचा कि आई शुड बी एन एडवोकेट, ऑफ कोर्स देयर वाज सम रीज़न बिहाइंड इट ओके। और वो रीज़न भी हमारे खुद के ही घर से जनरेट हुआ था, है ना? एज़ यू सेड कि एक लड़की के लिए, वो भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनना बहुत बड़ी चैलेंज था मेरे लिए। जो मैंने सोचा बड़ा, मतलब ऐसा नहीं था इट वाज अ सडन डिसीजन फॉर मी। मैंने बहुत सोच समझ के ही इस फील्ड में कदम रखा था और मेरा पहला थॉट यही था कि जिस तरह से हमने अपने आप को निकाला, जी। बीइंग अ इनोसेंट वन, और उसमें से निकाला और वो फाइट की, वैसी ही जर्नी अगर कोई जी रहा है, अगर उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है या अदर प्रॉब्लम है, बट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, इनजस्टिस इज कंसर्न, तो मुझे उनके लिए भी काम करना चाहिए। बिल्कुल। और बिना इस फील्ड में आए वो पॉसिबल नहीं था। जिस तरह से हमें एक ये कहिए एडवोकेट ने बहुत अच्छा गाइड किया, हमको उसमें हेल्प किया, जितने भी उसके पास हमारे लिए रिलीफ हो सकते थे वो अवेल किए। जी। बहुत आप ये कहेंगे कि बहुत ही मतलब एक होता है ना कि उसने बहुत ही ईमानदारी से हम लोगों की प्रॉब्लम को समझा बिल्कुल। और उसने ये समझा कि मतलब जो हम भुगत रहे हैं, जो हम सह रहे थे, वो टोटली इनजस्टिस है। उसके लिए उसने आगे बढ़कर पर्सनल लेवल पर भी हमको हेल्प किया। पर्सनल लेवल इन द सेंस कि उसने हमारे उस चीज को समझा, जो दुख, उस परेशानी को समझा कि ये किस मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे हैं। जी। उसमें उसने हमें बहुत हेल्प किया, बहुत गाइड किया, सब कुछ किया। तो बहुत एक अच्छा इंप्रेशन इस फील्ड का मेरे ऊपर आया और उनका भी बहुत अच्छा आया, जिन्होंने हमें गाइड किया, सब कुछ किया। तो जब हम इस चीज से बाहर निकले तो मैं सोच चुकी थी कि आई शुड बी द पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री। और जिस तरह उन्होंने हमें निकालने में हमारी मदद की, तो ऑफ कोर्स मैं भी लोगों की मदद करूं जो जिस सेम मेंटल ट्रॉमा से निकल रहे हैं और निकल के बाहर आ रहे हैं। हाँ, और इसी वजह से जैसे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, या फिर मतलब कई बार आप सच में उस दौर से गुजर रहे हैं जब आपके साथ आप विक्टिम होते हैं। और जैसे कि आजकल बड़े सारे केसेस है, दहेज प्रथा है जी। और चाइल्ड फिटिसाइड है, बहुत सारे ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, लेडीज के साथ हो रहे हैं। लेकिन क्या है, हमारी सोसाइटी में बहुत कम लेडीज बाहर आके इस बारे में बात कर पाती हैं।
फिर उस ट्रॉमा से निकल पाती है। तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आई। क्योंकि शायद उनको ये डर रहता है कि अगर मैं सोसाइटी में जाके अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी, सबसे पहला मुझे जो समझ में आता है, उनको डर ये होता है कि लोग क्या बोलेंगे, वो मेरे पर ही उंगली खड़ी कर देंगे। एंड जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे केस ऐसे भी हैंडल करे हैं जिसमें दहेज की मांग की जाती है, और अगर मैं बात करूं इंडिया जैसे सोसाइटी की, और मतलब पूरे भारत की ही, हर जगह दहेज लेना और देना बहुत गलत बात है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि दहेज वर्ड यूज़ ना करके उसको एज अ गिफ्ट बोलते हैं कि हमें एक गिफ्ट आप दो, और लोगों की डिमांड इसको लेके बढ़ रही है। तो क्या ये गिफ्ट किस तरीके से लोगों को लाइक डिस्टर्ब कर रहा है, और जो लोग मांग रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं? एक्चुअली पूजा जी, पता बात क्या है, लोगों ने किसी एक जजमेंट पे ये आया था कि ये मतलब ये यूज किया गया कि इट वाज अ गिफ्ट नॉट डाउरी। तो इस लाइन के चक्कर में ना सब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, इट इज नॉट डाउरी, इट इज अ गिफ्ट। तो गिफ्ट भी तो, गिफ्ट क्या है, मैं आपको अपने आप दे रही हूँ, बिल्कुल, है ना, ये मेरी मर्जी है मैं आपको क्या दे रही हूँ। तो यू कैन नॉट डिमांड बिल्कुल, बिल्कुल। gift, you cannot choose, you cannot demand gift. So why they are using this word in place of dowry? Because dowry हमेशा डिमांड की जाती है, डिमांड। गिफ्ट हमेशा आपको मिलता है। तो गिफ्ट आपको कैसा भी मिला आप ले लो, बट वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हाँ, उसको। वही, तभी तो वो गलत वर्ड यूज कर रहे हैं ना। वो चाहते हैं इसको गिफ्ट के अंदर रैप किया जाए, बट मिले हमें डाउरी ही, है ना। तो इस चीज को बहुत ही हमें समझना होगा कि कहाँ ये डाउरी है और कहाँ ये गिफ्ट है, नॉट। तो और ऑफ कोर्स डाउरी लेना भी अगर अपराध है तो देना भी है, लेकिन कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी भी कॉन्टिन्यूटी में चल रही है चीजें। बट मतलब देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, और देने वाला दे रहा है इसलिए लेने वाला ले रहा है, है ना। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। आजकल मैंने देखा है पेरेंट्स जब भी आते हैं कि भाई डाउरी डिमांड हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमने तो जी बहुत अपने हिसाब से दिया था, अपनी हैसियत से बढ़कर दिया था। क्यों दिया था आपने? मेरा हमेशा सवाल होता है, क्यों दिया था आपने? जब यू नो बेटर कि दहेज देना और लेना दोनों जुर्म है, आपने क्यों दिया? जी वो मेरी मर्जी थी। तो जब आपकी मर्जी थी ना, तो आपने उनके हिसाब का नहीं दिया। फिर अगर वो ले रहे थे और आप दे रहे थे, तो फिर होता है ना कि ये दे रहे हैं मुझे 100 रुपए, 120 मिल जाते तो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो 20 का जो गैप रह गया ना उनके दिमाग में, आपने 100 रुपए देकर ही वो डाला। बिल्कुल। क्यों आप पहले से तय नहीं करते कि मैं नहीं दूंगा, और नहीं का मतलब नहीं होगा। मेरे पास एक बड़ा बढ़िया केस था कि उसमें ये था कि जिसने दिया, दहेज दिया, उन्होंने मुझे एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो डिस्प्यूट आ रहा है फैमिली में, उन्होंने हमें ये कहा कि हमने ना किया तो तुमने भी नहीं दिया, है ना। तो तुमने क्यों नहीं समझा कि हम तुमसे बढ़कर मांगे, मतलब हम तुम्हें लिस्ट दें, ये दे। मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि अगर मैं मना कर रहा हूँ तो मेरा मना करने का मतलब मना नहीं है। आप दो, आप अपनी बेटी को तो देते, मैंने मना कर दिया, आप तो देते। हाँ। तो अगर चलो आपने ये कहा कि मैंने मना किया और तुमने नहीं दिया, तो इट मीन्स यू कमिटेड अ क्राइम, यस, है ना। फादर हैज कमिटेड अ क्राइम बिकॉज द अदर फैमिली सेड कि यू शुड नॉट गिव, वी डोंट हैव एनी डिमांड, वी डोंट वांट एनीथिंग। बट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे दे वर हरासिंग द डॉटर, दे वर हरासिंग लाइक तुमको तो ये भी नहीं मिला, तुम्हें तो ये भी नहीं मिला। अब वो बहू को सुना रहे हैं बेटे को बोल के। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और फिर बात में बात ये आएगी, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। फादर इन लॉ वाज सेइंग, मैं तो कभी मैंने डॉटर इन लॉ से ऐसी बात नहीं की, कभी मैंने ऐसा नहीं पूछ लो उससे, मैं तो सामने उससे पूछ खड़े। ले, हाँ मैंने कभी डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है कि आप जब डायरेक्ट कोई काम नहीं कर पाते तो आप इनडायरेक्ट करते हैं। तो देयर इज अ लॉ कि जो आप काम डायरेक्ट नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते, बिल्कुल, है ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट डिमांड नहीं की है, मैं तो अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैं तो अपने बेटे से बात कर रहा था, तो बात तो आप वही कर रहे थे, बात तो वही कर रहे थे कि देखो हमने मांगा नहीं तो उन्होंने दिया भी नहीं।
बट आप मुझे ये बताइए कि मुझे जो समझ में आता है इसमें लड़की की गलती होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती है उसके पति का बिहेवियर क्या है। अगर ये सब कुछ देखने के बावजूद वो वहाँ रुकी है, आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या एक लड़की को कब स्टैंड ले लेना चाहिए अपने लिए? देखिए, स्टैंड लेने का मतलब ये है, जैसे ही आपको ये सिग्नल आया कि ये चीजें बढ़ेंगी, इट वोंट स्टॉप, और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, तो आपको यू शुड टेक द स्टैंड। और एटलीस्ट आपको उनको एक मैसेज दे देना चाहिए, वो चाहे इम्प्लाइड हो, चाहे एक्सप्रेस हो, कि आई नो कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल। और आई हैव मेनी राइट्स, आई कैन अवेल वेन एवर आई वॉन्ट। क्योंकि हमारे मैंने देखा है इंडियन सोसाइटी में ये है कि क्योंकि लड़की बोल नहीं रही तो हमें लग रहा है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोला ही नहीं है इसने, ने करा नहीं है, हम करते चले जाएंगे, हम करते चले जाएंगे। बट वो ये नहीं समझ पा रहे कि लड़की कई बार अपने पेरेंट्स को दुख नहीं पहुंचाना चाह रही इसलिए है, नहीं बता रही। या वो उन्हें पता नहीं रही है, या वो ये सोचती है इतना सब पैसा लगा कर सब करके मैं यहाँ, मुझे भेजा गया है, अगेन मैं यहाँ डिस्टर्ब हो गई हूँ, या मेरे साथ ये सब हो गया है, तो उन पर क्या बीतेगी? फैमिली परेशान हो गई। फैमिली परेशान होगी। फिर उसको भी ये पता है कि कैसे कैसे तो मेरे फादर या मेरे मदर ने या जो भी शादी घर की। वालों ने शादी की है, पैसा लगाया है, एक अच्छा खासा पैसा लगाया है, और ये मैं यहाँ पर वेस्ट करके, वेस्ट ही हो जाता है जब जब वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ, वो खुशी नहीं मिली उस बच्ची को, और उसकी लाइफ सेटल नहीं हुई। माँ बाप बचपन से एक सपना लगाते हैं, लड़कों के भी बनाते हैं, लड़कियों के भी लगाते हैं, फिर वो पर्पस सॉल्व नहीं होता उनका। वो सोचते हैं कि अब शादी कर दी, इतना पैसा लगाया, बच्चा खुश रहे, और वो काफी 1-1.5 साल 2 साल लग के लड़का या लड़की ढूंढते हैं, सब हर तरह से वो तो इंश्योर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी के माइंड में तो आप नहीं घुस सकते, जी, उसके माइंड में क्या चल रहा है वो बरतने के बाद ही पता चलेगा। तो जब आपको ये पता चल जाए कि नाउ दिस इज अ हाई टाइम और ये रुकेगा नहीं, तो आप उनको मैसेज दे दो। एटलीस्ट आप उनको एक मैसेज देना ही चाहिए कि मुझे पता है क्या हो रहा है, और आई हैव मेनी राइट्स, आई कैन अवेल दिस एनी टाइम। तो और फिर अपने पेरेंट्स को भी इसको डिस्कस करो विदाउट दिस फियर कि उनके साथ क्या बीतेगी। दे आर मोर स्ट्रॉन्ग देन यू, आप अभी भी उनके बच्चे ही हो, है ना। कई बार लड़कियां सोचती है मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे पेरेंट्स कमजोर है। कमजोर। पेरेंट्स कभी कमजोर नहीं होते, बट आप बताओ तो सही आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन देंगे, कुछ ना कुछ आके बात करेंगे, कुछ करेंगे। उन्होंने शादी की है, और कई बार ये भी होता है कि लव मैरिज है, लव मैरिज में तो मैंने देखा है 80% नहीं बताती हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि पहले मैंने जिद करके शादी कर ली है, अब मैं ये कहूँ ये लड़का गलत है या इसके पेरेंट्स गलत है। कई बार लड़के गलत नहीं होते, पेरेंट्स गलत होते हैं, बिल्कुल। या फैमिली गलत होती है, या वो ये समझ चुके होते हैं चलो तुमने शादी तो कर ली, अब हम टिकने नहीं देंगे। ऐसे एग्जाम्पल हैं सोसाइटी में होते हैं कि जिसमें मतलब लड़के के प्रेशर में आ जाते हैं पेरेंट्स और शादी कर देते हैं, या लड़की के प्रेशर में आ जाते हैं और शादी कर देते हैं, लेकिन उसे टिकने नहीं देते। वो भी एक डिस्प्यूट का कारण है। तो उस रूट कॉज में जाना पड़ेगा। हमेशा डाउरी ही इसका कारण होगी ऐसा नहीं है, उनकी पर्सनल एक्सेप्टेंस नहीं है जी कि हमें डाउरी लड़की तो पसंद नहीं मेजर रोल है, डाउरी तो मेजर रोल है उसमें। लेकिन कई बार क्या होता है उससे भी उठ के वो ये कहते हैं या तो लड़का नहीं पसंद या लड़की नहीं पसंद, हम जी। टिकने नहीं देंगे, कोई एक फैमिली खड़ी हो तो ये एक्सक्यूज ढूंढते हैं इस चीज के लिए कि पैसा मांगो, लड़की डिस्टर्ब होगी, फिर कुछ तो एक्शन लेगी, फिर हम उसको अलग अलग कर देंगे कुछ इस तरीके से। अलग अलग कर देंगे। बट आपको नहीं लगता कि इसमें, मुझे तो लगता है कि जो बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं वो पेरेंट्स ही करते हैं पैसा देकर। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों फिर आप रो भी रहे हो आप बाद में। आजकल एक बिग फैट वेडिंग का जो सीजन चला है ना, वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। आप बेटी को 1 रुपया उसके बैंक में नहीं देना चाहते, आप अपनी पर्सनल शो ऑफ के लिए लाखों रुपया लगा। जी तो मेरे हिसाब से आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करो। आपको देना ही है तो अपनी बेटी को दो, जो मर्जी दो आप अपनी बेटी को। कम से कम उसे ये पता है, उसके लॉस को ये पता है कि शी इज नॉट एम्प्टी हैंडेड, है ना। वो मुझे नहीं देगी लेकिन अपने पास है। कई लोग उसे ना, लड़की जब आपके घर आती है तो उसको बोझा समझते हैं, बोझा समझते हैं कि अब पहले बेटे का कर रहे थे अब इसका करेंगे, क्योंकि लेके तो कुछ आई नहीं, लेके तो कुछ आई नहीं। और दूसरा, कई बार फैमिली ये भी सोचती है पहले बेटे की पूरी सैलरी मिल रही थी, अब आधी हो गई है। आधी हो गई, तो वो आधा दहेज से भी पूरा नहीं हो रहा है, डिमांड से भी पूरा नहीं हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो नहीं पूरा हो रहा है।
तो ये भी एक कारण है उनको डिस्टर्ब रखने का, उनको परेशान करने का। तो हमको रूट कॉज में जाना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है। और ऑफ कोर्स डाउरी तो एक ऐसी चीज है जिसको मुझे नहीं लगता कि इंडिया में रोका जा सकता है। कानून बनाया जा सकता है, उसको हम लागू भी करवा सकते हैं, लेकिन जब तक ये लोगों की मेंटालिटी हाँ मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी, या तो मेंटेलिटी चेंज नहीं होगी या बच्ची अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी या उसके पेरेंट्स स्टैंड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कितने लोग सच्चे हैं और कितने झूठे हैं, है ना। फॉल्स केसेस भी आते हैं। क्योंकि 2017 की एक रिपोर्ट में आया कि 70% जो दहेज के केस होते हैं वो तो फॉल्स होते हैं। आधे केस में लड़कियां ही उनको बढ़ावा देती हैं कि भाई तुम ऐसा करो। तो इन लोगों के लिए कौन सा कानून बनाए, क्योंकि कानून मुझे लगता है कि तब तक फॉलो नहीं होगा जब तक लोग नहीं करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके अगर आप सही हो तो आप स्टैंड लो अपने लिए। अगर आप को लगता है आप इनोसेंट हो, आपने ऐसा कोई डिमांड नहीं की थी, ऐसा कुछ नहीं किया था, जी तो फिर आप कोर्ट आने से क्यों डरते हो, है ना। तो और देखो, जब एक चीज हो गई है आपके साथ तो उसके सोल्यूशन पे बात करो। अब वो हो गई है उसको रिपीटेड फॉर्म में रखोगे तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई बंदा बीमार होता है तो वो डॉक्टर के बारे में बात करता है, जी। दवाइयों के बारे में बात करता है, वो बीमारी के बारे में बात नहीं करता। क्योंकि उसको सोल्यूशन चाहिए। उसको सोल्यूशन चाहिए, उसे हेल्थ चाहिए, उसको अब ठीक होना है। सेम वे हमको कानून को भी इसी नजर से देखना चाहिए कि हमें एक परेशानी हो गई है, क्या क्या ऑप्शंस वी हैव, है ना, क्या लॉज हमारे लिए हो सकते हैं। जब तक हम विजिलेंट नहीं होंगे तब तक कोई हमें कोई रिलीफ नहीं नहीं कर दिला पाएगा। सकता, है ना। तो आपको यू शुड सी, जैसे यू आर गोइंग टू सी अ डॉक्टर, तो यू शुड गो टू अ एडवोकेट and discuss your problem, discuss the root cause, or the advocate will find the root causes of your problem. यस तो अच्छे से उनको एक एक चीज बताइए कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ईच केस इज डिफरेंट, ईच केस इज डिफरेंट। अगर मैं ये बोल रही हूँ डाउरी डिमांड, वो भी हजारों तरह की है, हजारों तरह के उसके सोल्यूशन है, हजारों तरह के उसके रिलीफ है, लेकिन अंडर वन रूफ अगर हम उसको ले लेंगे तो बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारे। मनीषा जी, आपको क्या लगता है कि एक महिला सबसे ज्यादा किससे डरती है? एक आदमी से, समाज से, सिस्टम से, या कानून से? कि जब वो अपने लिए स्टैंड लेगी, जैसे आपने बोला कि डाउरी, अगर आपको लग रहा है कि आपका पति आपके ऊपर हावी हो रहा है, आप स्टैंड लो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो स्टैंड ले रही है तो वो खुद के लिए भी गड्ढा खोद रही है, क्योंकि उसको समाज के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये तो देखो, ये हमारी सोसाइटी में जो महिलाएं हैं सबसे ज्यादा सोसाइटी से ही डरती हैं, और वो सोसाइटी जो उसके बिल्कुल पास पास है ना। क्योंकि हर कोई खुश रहना चाहता है और हर कोई ये दिखाना चाहता है आई एम हैप्पी, माय फैमिली इज परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, है ना। तो यही चीज जो अगर आपके पार्टनर को पता चल जाती है ना, तो फिर वो आपको डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जी उसको ये पता चल जाता है कि मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी, ये इज्जत के लिए कुछ नहीं करेगा या करेगी। तो उसको एक हाई टाइम पे आप उसको मैसेज दो, फिर मैं कहूंगी एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली। झगड़े को झगड़े से नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको बाय हुक और क्रुक समझा सकते हैं जी कि जो आप कर रहे हैं वो मुझे पता है और उसके लिए सॉल्यूशन भी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर इज्जत या फिर फैमिली पीस के लिए चुप रहूंगी, तो ये आपकी भी ड्यूटी बनती है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सेम वे है, अगर मैं फैमिली पीस के लिए चुप हूं तो आपको भी रहना पड़ेगा। अगर आप उस तरह के इंसान नहीं है तो आपको बना दिया जाएगा, है ना। जी। लेकिन कब? जब तक आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ये। बुखार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप पैरासीटामोल लोगे नहीं, तो आपको लेना पड़ेगा, बिल्कुल है ना। अपने घर में बैठ के आप ये कहो कि ये हो रहा है, कानून क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये लॉ क्या कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, आप चल कर आओ। आधे लोगों को पता ही नहीं है हाँ, पता कि है कानून की पावर क्या है क्या और किस power तरीके है, से क्या यूज करना है। राइट्स हैं आपके और कैसे अवेल किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ हुआ, रोकर मम्मी के पास फोन कर दिया, मम्मी भी बोल रहे हैं आ जाओ बेटा, घर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ, तो घर आप कब तक बिठाओगे? नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि बैकिंग आउट इज नॉट द सोल्यूशन। बैक आउट कर लिया तो यही तो उनका मतलब उनका यही तो था, अल्टीमेट पर्पस उनका यही था कि इसको तंग कर दो, या तो दहेज आ जाएगा हाँ या तो लड़की चली जाएगी, जी है ना। तो ये सोल्यूशन नहीं है।
अगर आपको लगता है कि लड़का ठीक है या ऐसा लगता है कि इतनी सिचुएशन खराब नहीं है कि मुझे घर बैठ जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि घर से बाहर आकर सोल्यूशन नहीं है, वहां पर ही रहकर सोल्यूशन किया जा सकता है। अब आप ये देखिए ना, अगर क्रुएलिटी का केस लड़की माँ बाप के घर आके कर सकती है, तो क्या ससुराल में रह के नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है ना? लेकिन उसको ये समझना चाहिए, एडवोकेट्स को भी ये समझाना चाहिए। समझाते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाते। हम लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि बच्चे अपना घर नहीं छोड़ना है, हाँ है ना? अनटिल आपकी जान पे ना बनाए या आपको थ्रेट ना हो जाए किसी चीज का। जी और थ्रेट क्यों होगा? आप उसके जिस दिन आपको ये लगे कि आपको थ्रेट है, उसी दिन आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सरसाइज कर लो। उसी दिन अपनी प्रॉब्लम यानी कि अपने राइट को एक्सरसाइज कर लो, रेदर आई शुड से। कैसे? कि आपके पास मतलब 112 नंबर की कॉल है, आपके पास और भी बहुत सारे विमेन सेल के ऑप्शंस हैं, आपके पास पुलिस का ऑप्शन है, आपके पास कोर्ट का ऑप्शन है, सब कुछ ऑप्शन है। तो आपको बाहर जाके क्यों करना है? अगर आपको ये लगता है समाज क्या कहेगा, मैं घर जाके बैठ जाऊंगी, पेरेंट्स के ऊपर क्या होगा, मेरे और भी ब्रदर सिस्टर हैं उनके साथ क्या होगा, ये होगा, तो अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने राइट को एक्सरसाइज मत करो। यस आप उसी घर में रहकर उस राइट को एक्सरसाइज करो, और वो आपको फुली फुली मतलब कहते हैं ना, फ्रीडम देता है। आप बिल्कुल मैम। जो चीज अपने घर आके एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपने ससुराल में रह के भी कर सकते हो, जी और रेदर वहाँ जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि हाँ वहाँ पर चीजें आपको पता चल रही है वहाँ पे हो क्या रहा है। हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको किसी ने तंग किया, अननेसेसरी तंग किया, परेशान किया, और आपने 112 नंबर की कॉल की, तो पुलिस वही आएगी ना, बिल्कुल उन्हीं लोगों के बीच में आएगी, उन्हीं लोगों को समझा के जाएगी, और जो भी है आपका सामंजस्य बना कर जाएगी। नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है, विमेन सेल के पास लेके जाएगी, महिला पुलिस भी है, बहुत सारे हैं, वहां से फिर भी नहीं मिल रही है तो वो केस कोर्ट में भी फॉरवर्ड कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो मेरे हिसाब से कि मतलब जो मैं ये कहती हूँ कि जो ये वाले केसेस हैं, मैट्रिमोनियल के केसेस हैं, अगर अवॉइड किए जा सकते हैं तो आपको ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार ये भी देखा है कि साथ साथ रह के भी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अनलेस कि उनके बीच में बहुत सारी दूरियां आ जाए। कई बार लड़का ठीक होता है, लड़की भी ठीक होती है, पर किसी एक पार्टी के इन लॉस से प्रॉब्लम होती है, फिर वही मैं कहूंगी कि उनको पसंद नहीं है। अच्छा, हालांकि खुद ही लाएंगे पसंद हाँ करते, हाँ हाँ फिर थोड़े दिनों बाद उन्हें पसंद, हाँ हाँ क्योंकि उनके साथ उनका उठना बैठना लिंक बैठ वगैरह। रहा है, या फिर ओपिनियंस उनके क्लैशेस हो रहे हैं, या मेरे घर में ऐसा होता था, आपके घर में ऐसा नहीं होता है, या उनका ये कहना है कि भाई क्योंकि पीढ़ियों से बहुओं को दबना चाहिए तो दबना ही चाहिए, है ना। और अब उनके दो पर्सपेक्टिव होते हैं इन चीजों पर, बेटी ये कर सकती है पर बहू ये नहीं कर सकती है। दिस इज अ फैक्ट ऑल्सो कि जो हम बेटी को आज़ादी देते हैं तो कई हद तक हम बहू को नहीं देते हैं। और मैं भी ये सोचती हूँ कि क्योंकि आपने उनकी मतलब कहते हैं ना, उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ानी है, उनके कल्चर को आगे बढ़ाना है, उनके इमोशंस को आगे बढ़ाना है, तो अगर दोनों पार्टीज रेडी है उन चीज को कॉम्प्रोमाइज करने में, और कुछ मैं भूल जाऊं कुछ तू भूल जा के लेवल पे जा सकते हैं, तो हम वही उसी लेवल पे उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी लेकिन अगेन अगर हम इस चीज को रिवेंज के रूप में ले ले तो वो तो फिर चीजें ही अलग ड्रैग हो जाएंगी। लेकिन अगर हम रिलीफ के वे में ले लें तो रिलीफ मिलते हैं, हर चीज का सोल्यूशन है, जी चाहे लॉ के पास है, चाहे पर्सनल लेवल पे है, हर चीज के पास है। जी। सो मनीषा जी, आजकल हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई कांड हो ही रहा है। कहीं कोई किसी को काट के फ्रिज में डाल रहा है, कोई किसी को बैग में पैक करके रोड पे फेंक किया जा रहा है, कोई किसी को जला दे रहा है, और या फिर इसके बदले हम क्या करते हैं, हम कैंडल मार्च कर देते हैं। हर बड़े कांड के पीछे ये कह दिया जाता है कि अब कानून और सख्त होगा। अब मेरा सवाल ये है कि जब कानून इतना ही सख्त होगा तो बड़े कांड हो क्यों रहे हैं? एक्चुअली क्या है, ये अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जो हमारी सोसाइटी है, या आप सिटीजन्स बोल दो या फिर अपना देश की जनता बोल दो, उसमें राइट काइंड ऑफ जो अवेयरनेस आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। वो हमें मतलब एक अच्छे लेवल पे अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कानून सबके लिए सख्त है, और कानून के हाथ जो चढ़ गया उसको सजा मिलेगी अगर वो गिल्टी है।
ये बड़ा सा मिथ है कि हम लोग क्या कहते हैं, अरे कानून में आज नहीं कल मिलेगी सजा, अरे जितना डिले हो सकता है हो जाएगा, कौन सा कल ही मिल जाएगी, लेकिन मिलती तो है ना। बिल्कुल। और अगर आप ये सोचते हो कि आज नहीं हम बच जाएंगे, हम बड़े से बड़ा लॉयर कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बट सजा तो तय है। अगर आप गिल्टी हैं तो सजा तो तय है, और कानून सख्त ऑलरेडी है। हाँ, उसमें कई बार अमेंडमेंट्स करनी पड़ती है, कुछ गैप्स रह जाते हैं, तभी ये हो रहे हैं, तभी इतने मतलब ब्रूचल मर्डर्स हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि गैप्स हैं, तो हम अगली बार उस गैप्स को भर देते हैं। और कानून सख्त बनाने का मतलब क्या है, कानून तो है लेकिन उसका जो गैप है, जो उसको लोग अवेल नहीं कर रहे हैं, उससे डर नहीं रहे हैं और उस चीज को वापस रिपीट कर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि उसको असलियत में अवेयरनेस नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। क्योंकि हम बाहर रह के कानून को देख रहे हैं, तो जो सोशल मीडिया पर पता चल जाता है कि उनके साथ ये हो गया, फिर 10 साल केस खिंच गया, फिर ये हो गया, ये सोच के हम रह जाते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते 10 साल बाद भी तो सजा मिली ही। एक निर्भया कांड को देख लो, हाँ, 13 साल बाद हाँ, फांसी तो हुई उनको। फांसी तो हुई ना। और ऐसा भी नहीं था कि 13 साल कुछ नहीं हुआ था, प्रोसीजर फॉलो किए गए थे, एविडेंसेस लाए गए थे, प्रूफ्स लाए गए थे, विटनेसेस आए थे, रिकॉर्डिंग हुई थी उन सब चीजों की। तो मतलब काम तो कानून कर ही रहा था, है ना। और जैसे लोअर कोर्ट्स हैं, ये प्रोसीजरल कोर्ट्स हैं। सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड दिस difference between the lower courts, high courts and supreme court. Lower courts are procedural courts, ठीक है, कोर्ट ऑफ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स पे चलते हैं, सर्कमस्टांसेस पे चलते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट में एक सर्टेन लेवल तक प्रोसीजर फॉलो होते हैं, उसके बाद वो भी कोर्ट ऑफ लॉ है। फिर सुप्रीम कोर्ट टोटली कोर्ट ऑफ लॉ है कि आप लॉ में कहाँ गलत थे जी। अगर सजा तय है तो वो नीचे से जो सजा है वही अपहेल्ड होती हुई चली जाएगी। अगर उसमें कहीं लॉ में कोई एरर था, लॉ या फिर नीचे से किसी लॉफुल प्रोसीजर में कोई दिक्कत थी, एरर था, वही जाके ठीक होगा। फैक्ट्स नहीं बदले जाएंगे। फैक्ट तो वो पहले दिन भी वही फैक्ट था और लास्ट में भी वही फैक्ट था। तो ऐसा नहीं है कि डिले होता है, डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम तो हो ही रहा है ना। तभी तो 10 साल भी निकले। या ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि 10 साल होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं। मतलब कहते हैं ना कि एक बार प्रोसीजर फॉलो हुआ, एक बार सजा हुई, उसके बाद हम रिव्यू में गए, रिवीजन में गए, अपील में गए, तो इट टेक्स टाइम। हर किसी को मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा लॉ कहता है कि 1000 जैसे कहते हैं ना, 1000 मुजरिम छूट जाएं लेकिन कोई इनोसेंट अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। उस इनोसेंट को इनोसेंट प्रूफ होने के लिए हमने उसको कई मौके दिए हैं, अगर वो वाकई में इनोसेंट है। जैसे कि पहला फर्स्ट जो होता है, पहला केस जब लगता है, फिर अपील में भी वो जा सकता है, अपील के बाद सेकंड अपील में जा सकता है, या फिर रिव्यू में जा सकता है, या रिवीजन में जा सकता है। फिर इसी तरह जब वो ये सारे अवेल करके अगर वो इनोसेंट प्रूफ होता है तो वो इनोसेंट है, और अगर वो फिर भी कन्विक्ट होता है तो इसका मतलब वो गिल्टी था। ठीक है। तो इसी वजह से कानून तो सख्त है, लेकिन उसके गैप्स को फिल करने की जरूरत है कि वो किस तरह से मतलब लूज हो रहा है, क्यों लोग कर रहे हैं। लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है, एग्रेशन इतना हो गया है, अब्यूसिव हो गए हैं। सोशल मीडिया से उनको आधी अधूरी जानकारियां मिल जाती हैं कि हम ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इधर उधर से थोड़ी थोड़ी जानकारी लेके और ये सब हो जाता है। लेकिन इट वॉज करेक्टली सेड कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। यस, है ना। एंड मनीषा जी, एक और मेरा सवाल है कि कई बार जैसे ऐसा होता है कि एक मुजरिम और एक काइंड ऑफ जो पर्सन जिसने गलत नहीं किया, दोनों का केस एक एडवोकेट के पास जाता है, एक लॉयर के पास जाता है। जो मुजरिम है उसके लॉयर को ये पता होता है कि इसने गलत काम किया है, उसके लिए कितना डिफिकल्ट होता है सिचुएशन को हैंडल करना और उसको सही साबित करना, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ है इसने गलत किया, ये फंसेगा। लेकिन क्योंकि वो उसके फेवर में है ना, वो उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए वो सिचुएशन कैसे वो मैनेज करते हैं। देखो, ये एक बड़ा ही मतलब सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अब हो तो गया है, जी।
तो जब तक साबित नहीं होगा तब तक वो इनोसेंट है, ठीक है। अब ये वाली बात देखनी है एज अ डिफेंस लॉयर, हमको ये देखना है कि हम उसको डिफेंस करने के लिए डिफेंड करना यानी हम उसके बचाव पक्ष में है। तो जो भी उससे गलती हुई उसमें भी तो कोई ना कोई लूप पॉइंट रहा होगा जिससे हम उसे बचा सकते हैं। हाँ, अगर हम उसे पूरी तरह नहीं बचा सकते तो हम उसको इतनी जगह तक ला सकते हैं कि मतलब बड़ी सजा से छोटी सजा तक ला सकते हैं, अच्छा। है ना। या हम जो मैंने आजकल प्रैक्टिस देखी है वो ये भी देखी है कि हम उसको डिले करा सकते हैं कि कितना उसको डिले हो जाएगा, कितना साल उसको बाहर रखा जा सकेगा। क्योंकि अगर वो वाकई में गिल्टी है, हाँ जी, तो कानून से कोई नहीं बच सकता। वो एज अ लॉयर मैं भी नहीं बचा सकती, या एज अ डिफेंस लॉयर वो भी नहीं बचा सकता। अब ये चीज बहुत वायरल भी हो सकती है कि कोई नहीं बचा सकता। बचाने का मतलब ये नहीं है कि हम कानून के खिलाफ चले जाएंगे। हाँ। हम काम तो कानून के अंदर ही रहकर करेंगे, ठीक है। और कानून के अंदर काम रहते हुए काम करने का मतलब है इनोसेंट प्रूफ होगा और जो गिल्टी है वो गिल्टी प्रूफ होगा। ओके, सो मनीषा जी, आपने अभी बातों बातों में ही कहा कि कानून आपको फैसला और सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ गैप्स हैं, अगर वो फिल हो जाए तो हो सकता है वो जो लंबा अरसा लग रहा है उसमें बहुत कम समय लगे। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, थोड़ा कड़वा भी लग सकता है आपको। कल को अगर आपकी बेटी ये बोलती है आपसे कि मम्मी मेरी एक फ़ोटो का मिसयूज़ हो गया, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, तो क्या आप उसको पूरे भरोसे के साथ ये कह पाएंगे कि बेटा चिंता मत करो, कानून हमारे साथ में है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इस सिमिलर फील्ड से हैं और इसके अंदर से हम इसको देख रहे हैं। कानून सबके साथ है, लेकिन आप उसको कितना मौका देते हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरी बेटी या चाहे कोई भी हो, हम उसे भरोसा दिला सकते हैं कानून है आपके साथ और आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, बट स्ट्रांगली आपको उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके। हर एक स्टेज पर और हर एक लेवल पर उसको आपको समाज से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसके मेंटल बैलेंस को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बिकॉज आप उस दौरान उसको कट तो नहीं कर सकते सोसाइटी से, उसको उसी में मूव करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी ना बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाती बिल्कुल। है ना, हर चीज में कि इसकी वीडियो थी ही क्यों आप ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे क्यों थे? या आपकी फोटो वहां गई कैसे, हम्म। क्यों आप ही की मिसयूज हुई, किसी और की क्यों नहीं हुई। तो ये बहुत सारे सवाल है, इनसे बचाना पेरेंट्स का या आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, इन लोगों का बहुत जिम्मेदारी बन जाती है ना। और सबसे ज्यादा पेरेंट्स की तो बन ही जाती है कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आपके बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता है, या आपके बच्चे के साथ गलत कर ही नहीं सकता है। सबसे पहली बात है, मेरे को एज अ पेरेंट्स या फिर एज ए एडवोकेट ये कहना ज़रूरी लगता है कि उस समय आपको पहले ही कहते हैं ना अ, पहले ही प्रिकॉशन ले लेना चाहिए आपको। जी। लेकिन अब हो गया है तो उससे आप छूट तो नहीं सकते, ना आप उससे भाग सकते। और अगर आप एक बार भागेंगे तो कितनी बार भागेंगे। यस। तो आपको उसी समय स्ट्रांगली उसका स्टैंड लेना चाहिए ताकि वो रिपीट ना हो, ना ही आपके साथ ना ही किसी और के साथ। बट मनीषा जी, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं। अगर वो इंडिविजुअली एक स्टैंड लेने का सोचें तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए एक बच्चे के लिए? देखो, सबसे पहले बच्चे को अपने ही पेरेंट्स पे फेथ करना चाहिए, ठीक है। हाँ, कई बार मैंने देखा है कि नॉर्मली पेरेंट्स इस तरह के नहीं होते हैं कि वो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाएं, या उनकी कोई जेलिंग उनके साथ नहीं होती है। मतलब ये नहीं कहूँगी कि बुरी होती है, मतलब उतनी फ्रेंडली नहीं होती है। लेकिन फिर भी बच्चों को भरोसा माँ बाप पर एक बार दिखाना चाहिए। सिर्फ अपने माइंड में मत सोच लो पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, मम्मी को पता चलेगा तो क्या होगा। आप एटलीस्ट उन्हें बोलो, क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। अगर आपको लगता है मार पड़ेगी तो एक हद तक ही पड़ेगी, उसके बाद तो दे विल गिव यू द सॉल्यूशन, है ना। अब वो किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन देंगे पर वही देंगे, ऐसा नहीं है कि कोई और दे देगा आपको।
आपको सोल्यूशन तो वहीं से मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी और के पास जाते हैं तो हो सकता है वो आपको मिसगाइड कर दे, या जितनी उसके पास लिमिटेड नॉलेज है उस हिसाब से आपको गाइड कर दे, या आपके डर को और बढ़ा दे, या आपको ये कहे छोड़ कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे। तो इन सब से बचने के लिए आपके पास बेटर सॉल्यूशन यही है कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में आपके पेरेंट्स ही या आपके ब्रदर सिस्टर जो रियल है, क्लोज है, यस उनको आप ये बताएं। मैं इधर आपको फ्रेंड्स भी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो भी आप ही की एज ग्रुप के हैं, जी है ना, और उनको भी उतनी ही नॉलेज है जितनी आपको नॉलेज है, या आपसे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, आपसे थोड़ी कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स पे बिलीव करने के अलावा आपको कोई और ऑप्शन देखना नहीं चाहिए। और अगर आप कहते हैं ये ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर पुलिस है या कोर्ट है, या आपकी टीचर हो सकती है जी है ना, जी स्कूल में आपकी टीचर हो सकती है। पेरेंट्स के बाद मुझे लगता है शी इज दी ओनली वन whom you can impose your trust। तो ये लोग हैं, आपको किसी पर तो ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, बट किसी भी कीमत पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता कि मैं उसे छोड़ दूं या मैं इसे लेट गो कर दूं। जी ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए आपके पास, थोड़ा स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा। एंड जैसा कि आपने स्टार्टिंग में जब आपने अपने बारे में बताया तो आपने कहा कि आप बहुत सारे ऐसे मैट्रिमोनियल केस भी हैंडल करते हैं। तो अब मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि हमने दहेज की भी बात की, दहेज लेना और देना दोनों गलत है, लेकिन अगर दहेज देना लेना दोनों गलत है तो एलिमनी कहाँ तक सही है? क्योंकि मुझे जो समझ में आता है, आधे लोग ये करते हैं शादी करो, बच्चा पैदा करो और उसके बाद डिवोर्स दे दो और भाई साल भर की आराम से इनकम आ रही है, उनका वो एक बिजनेस बन गया। तो ये कहाँ तक सही है? इसके लिए कानून ने क्या लाइक बनाया हुआ है? देखो, इसमें जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि जो डाउरी थी वो वन साइडेड है, मतलब लड़की वाले ही देंगे, लेकिन एलिमनी के साथ ऐसा नहीं है। एलिमनी का जो प्रोविजन है ना वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं और ना ही इसे आज तक किसी ने अवेल करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने कहा ना जेंट्स के लिए भी उतने ही राइट्स हैं जितने विमेन Yes. के लिए राइट्स हैं। एलिमनी टू वे है, टू वे इन द सेंस कि लड़की भी लड़के को दे सकती है और लड़का भी लड़की को दे सकता है। एलिमनी का कंसेप्ट हेल्प टू ईच अदर है आफ्टर दी और ड्यूरिंग द मैरिज, या आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर डिवोर्स। और एलिमनी का मकसद केवल ये था कि जो कमजोर पार्टी है, फाइनेंशियली कमजोर पार्टी है, उसको आर्थिक रूप से सहायता सपोर्ट करना। अब जैसे कई बार क्या होता है, लड़कियां बच्चे को एज अ टूल यूज करती हैं, एज अ वेपन यूज करती हैं टू अर्न मनी। ठीक है, उनका मकसद होता है कि मैं शादी करूंगी, फिर मे बी मैं इतनी केपेबल हूँ कि मुझे पैसा ना मिले या कम मिले, तो बच्चे को तो हर कीमत पे मिलेगी, बच्चे को तो पैसा मिलेगा ही। जी बिल्कुल। तो वो उसे एज अ टूल पैदा कर लेती हैं, या फिर एज अ टूल वो उसको लेकर आती हैं कोर्ट के सामने। तो इसमें जो फर्ज है वो दोनों पेरेंट्स का बनता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही का बनता है। अगर एक बच्चा है या दो बच्चे हैं तो एक को माँ पाल रही है तो एक पिता पाल रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमारी सोसाइटी ये कहती है बच्चे माँ के पास ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से उनकी नीड मदर फुलफिल कर सकती है, ऐसा हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है। तो अब अगर एक मदर दो बच्चों को पाल रही है तो पूरा बर्डन वो क्यों? ये तो एक जेन्युइन क्वेश्चन है, वो क्यों ले? और ये सही भी बात है, वही क्यों ले? यस है ना। अब एज अ फादर आपकी जिम्मेदारी मदर को भी मेंटेन करने की है और बच्चों को भी मेंटेन करने की है। अब इसके लिए एलिमिनी वर्ड आता है। एलिमिनी वर्ड केवल यहाँ तक हमें समझना चाहिए जहां तक हम उसकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल कर पा रहे हैं, वो भी जो गैप रह गया है ना। लेकिन अब इसका मिसयूज भी हो रहा है, तो कोर्ट भी ये समझती है आजकल कि भाई आपकी कितनी जेन्युइन नीड है, यस है ना। आप ब्लंटली कुछ भी मांग लेते हैं कि मुझे ये दे दो वो दे दो, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ हस्बैंड ऑल्सो, इट डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल नीड ऑफ द लेडी ऑल्सो, नीड ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो। और सबसे बड़ी बात है, जो पैसा देने वाला है उसकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और जो लेने वाला है उसकी अपनी नीड पर भी डिपेंड करता है। बट कहीं भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए
कि देने वाला दे सकता है और लेने वाले की नीड है तो उससे कम नहीं है और उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो एलिमनी टू साइडेड है, इसीलिए मेरे ख्याल से जहां तक ये मतलब जेन्युइन है, नीड के अकॉर्डिंग है, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, तो ये बुरी नहीं है। लेकिन दहेज पूरी तरह बुरा है, गलत है, क्योंकि वहां सिर्फ वन साइडेड है कि लड़के वाले क्यों नहीं देंगे, हाँ उनसे वो मांगो। भी दे दो। वो तो अपनी वो तो बेटी भी ले जा रहे हैं, पैसा भी ले जा रहे हैं, सब भी ले जा रहे हैं और वापस लड़की भेज भी रहे हैं कि नहीं जी अभी हमें बहुत कम लग रहा है पैसा, अभी हमारी नीड पूरी नहीं हो रही है। ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एलिमनी एक ही क्यों भरे, क्या सिर्फ पापा ने या मम्मी ने ही तो नहीं जिम्मेदारी ली, बच्चा तो दोनों को है ना, दोनों आप दोनों इक्वली उसको फुलफिल करो। दैट्स ग्रेट, ठीक है। सो मनीषा जी, अक्सर मैंने देखा है कि आजकल शादी.com, मैट्रिमोनियल जितने भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ की शादी कभी सक्सेसफुल नहीं रहती, मे बी शायद मीडिएटर नहीं होता, और ऐसा क्यों ऐसा होता है, मैट्रिमोनियल पे ही ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ना इसके बारे में मैंने ना काफ़ी रिसर्च की। रिसर्च के बाद मुझे एक बात पता चलती है कि यहाँ पर ना कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। हालांकि ये चीज़ बड़ी डिबेटेबल हो जाएगी, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट अब ये क्लेम करेंगी नहीं हम तो सब चीज़ देखभाल के करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए वो अपने लेवल पे सब कुछ करते हैं, लेकिन वो भी ह्यूमंस है ना, और गलतियां हर जगह होती हैं। अब मैं अगर अपने आप को कुछ और रिप्रेजेंट करूं और उसी तरह का सिनेरियो दिखा दूं, तो एक मीडिया, ये जो प्लेटफॉर्म है, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, ये सारी हैं, ये भी उसी को कैप्चर करेंगी, इससे बाहर तो वो भी नहीं जाएंगी जी। क्योंकि इनके बीच मीडिएटर नहीं होते जो घर जाके पता करे, उसका बैकग्राउंड पता करे, उनके ऑफिसेज में जाएं, वो ये सब जाएं, ये सब करे, तो कहीं ना कहीं यहाँ फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, फेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट सेम टाइम ये मैट्रिमोनियल साइट्स भी ये क्लेम करती हैं कि हम आपको मैच मेकर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। आपको जितनी इंक्वायरी है, उसके ऑफिस जाना, उसको पर्सनल पहचान करना, ये सब करना, ये तो पेरेंट्स की ड्यूटी है ना। तो इसको आप सिर्फ मैट्रिमोनियल साइट पे डाल के नहीं भूल सकते हैं। तो जब आपको अपना मैच मिल जाता है वहां पर, तो फिर एक्चुअल काम आपका शुरू होना चाहिए जी। जो कि आप बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि आप उस फैसिनेशन में आ जाते हो, उन फ्रिल्स में आ जाते हो जो उसने अपनी डिटेल्स पुट किए। तो जो 10,000 20,000 रुपए कमाने वाला भी उसमें LPA कर देता है, लाख पर एनम। तो एनम में जब आप लिखते हैं कि 7 लाख पर एनम, तो आपको लगता है बहुत अच्छी बात है। 20 लाख पर एनम आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, तो आप उसको 12 महीने में तोड़ो, है बिल्कुल। ना। फिर आपको पर मंथ सैलरी, आप जब भी कोई लड़का या लड़की देखने जाते हो तो आप पूछते हो कि आप कितना रुपए महीना कमाते हो। जी। साल का तो मुझे लगता है बहुत कम लोग पूछते होंगे, है ना। और साल का जो बताने वाले हैं उनकी सैलरीज भी हाई होती होगी जी। तो अगर आप जब मैट्रिमोनियल के थ्रू जो करते हैं, उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक एक पर्टिकुलर्स जो उसमें लिखे गए हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जांचें, क्रॉस वेरीफाई करें, और उसके आस पड़ोस में जाएं, आस पड़ोस में देखें, उसके ऑफिस में जाएं कि एक्चुअल में ये बंदा या ये लड़की उधर काम करती भी है कि नहीं। कई बार क्या होता है, ये पुराने भी होते हैं, अब लेट्स सपोज मैं बोल दूं मैं XYZ कंपनी में काम करती हूँ, 2019 में मैंने क्रिएट किया और शादी हो रही है 2022 में, मैंने ना उसे चेंज किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, वही चलता जा रहा है, फोटोज भी वही चलती जाती है, पर्टिकुलर्स भी वही चलता जाता है, और मीनवाइल वो नौकरी छूट चुकी होती है ना। अब वो चल रहा है, और अगर आप उसे फोन कर दोगे तो कोई बंदा नहीं बताना चाहेगा कि नहीं जी अब मैं उस XYZ कंपनी में नहीं हूँ जी, अनलेस वो उससे अच्छी कंपनी में ना चले गया हो, है ना। और अच्छी कंपनी में जब चला जाता है और सीरियस कैंडिडेट है तो वो वहां जाके भी चेंज करेगा, या फिर जिससे बात हो रही है उसको अपना लेटेस्ट बायोडाटा भेजेगा। लेकिन ये भी कम ही चांस होते हैं, ये भी ड्यूटी आपकी है कि भाई साहब 2019 का आपका क्रिएटेड है, और अगर आपकी नहीं हुई है अभी कोई भी सेटलमेंट, और हम आपको अपने मतलब किसी के लिए भी देख रहे हैं, तो क्या आप अपडेटेड भेज देंगे? कोई ऐसा केस आप बताना चाहेंगे कि मैट्रिमोनियल पे आजकल, जैसा भी आपने बताया कि ये चीज़ें होती है क्योंकि अपडेटेड ही नहीं होती चीज़ें,
शादी फेल्ड हो रही है या फिर शादी के तुरंत 1 महीने बाद ही दहेज की मांग कर दी, तो मैट्रिमोनियल पे ही ऐसा क्यों होता है? और मैंने अक्सर जितना सुना है, लोग बोलते हैं कि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो मैट्रिमोनियल पे ज़्यादा होते ही नहीं हैं। हाँ, ये करेक्ट है। मेरी जो रिसर्च है या मैंने जो अभी तक देखा है, मुझे ऐसा लगता है मैट्रिमोनियल साइट पर शादियां इसलिए फेल होती हैं अगेन, क्योंकि उस पर पूरी तरीके से क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है। और क्रॉस वेरिफिकेशन कंपनी के लिए इमीडिएट करना तो पॉसिबल है, बट आफ्टर 3 इयर्स हाँ। ना तो उन्हें बता रहा है कोई कि भाई अब इसको हटा दो, हमारी शादी हो चुकी है, जी। या इसे अब चेंज कर दो बिकॉज देयर आर चेंजेस आर कमिंग, है ना। तो ये सब चीजें भी एक कारण है। और कई बार ऐसे भी होता है कि मतलब जिन जो आपके गैप्स होते हैं, मतलब कहते हैं ना कि हमारी पर्टिकुलर चॉइस होती है कि हम इससे शादी करेंगे, या हम इस तरह के जो कास्ट में करेंगे, या बहुत सारी चीजें हैं हमारा। तो हम पर्टिकुलर होते हैं कि हमारे दिमाग में होता है ये कास्ट होना चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए, ये मकान होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम एक पिक्चर बना के रखते हैं कि इमेजिन करते हैं। तो जो ये सारी चीज़ों पर बिल्कुल फिट होता है ना, तो हम मैट्रिमोनियल साइट पे उसे पिक कर लेते हैं, है ना। अब जो हमारी सोच थी उससे वो मिल गया, बस काम खत्म हो गया। इसके आगे हम बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एड्रेसेस इतने फेक होते हैं। अब कोई आपको लेट्स सपोज डाल दे कि मतलब वर्ली में कोई एक कोठी है, उसका नंबर डाल दे और आगे मतलब एड्रेस पूरा है और उसमें लिख दे मानिए SQ। अब आप सोचेंगे कि SQ F13 F14 F15 कुछ भी अगर डाल दें SQ और नाम डाल दें कोई पॉश इलाके का, तो आप सोच रहे अरे इतनी बड़ी कोठी में है, लड़का बड़ा बढ़िया होगा, इसकी तो अपनी कोठी होगी, अपना ये होगा, और सारे फंक्शंस हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद आप जानने की भी कोशिश नहीं करते SQ का मतलब सर्वेंट क्वार्टर भी हो सकता है जी। है ना। लेकिन ये बात तब पता चलेगी जब आप इंक्वायरी करेंगे। और मैंने तो ये देखा है, इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं समझते। उनको लगता है जो मैट्रिमोनियल साइट पे डाला है वही ठीक है, वो गलत क्यों डालेगा कोई। अरे गलत ही डालेंगे, नहीं तो जेन्युइन लोग हैं ही नहीं। बहुत कम लोग हैं जो मैट्रिमोनियल साइट पर हैं, क्योंकि जेन्युइन लोग तो अपने आसपास से ही कर लेते हैं, है ना। और हम ये भी नहीं सोचना चाहते आजकल की, क्योंकि ये ट्रेंड बढ़ गया है ना कि पहले कुछ सालों पहले मैट्रिमोनियल साइट का बहुत क्रेज था। अब मैंने देखा है थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ये फ्रॉड आने लग गए हैं। केसेस आने लग गए हैं। अब हमारे पास भी कई बार केस आते हैं, तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि किस तरह से शादी हुई थी। तो मैक्सिमम मैं 70% यही सुनती हूँ, जी मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी, जी हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, जी उन्होंने तो ये बताया था और अब ये हो गया। तो इसमें मैट्रिमोनियल साइट की कोई गलती नहीं है, वो केवल आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप अपने पर्टिकुलर्स डालो, किसी को पसंद होगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा। तो जिसको आपने मैच सेलेक्ट किया है, तो आपकी भी तो बनती है ना। पहले भी तो इंक्वायरीज होती थी, मीडिएटर एक रखा जाता था। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि जी उन्होंने सब कुछ पूछ के ही हमें बताया था। तो कोई आपके लिए पूछेगा और सही पूछेगा, ये आप कैसे बिलीव कर ले रहे हो, कैसे कर रहे हो। यस। और कई बार तो मैंने ये तक देखा है कि ऐसी शादियां हो जाती हैं कि जिसमें उन्होंने मतलब एक पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं था, कुछ था ही नहीं उसके पास जो उसने मतलब पर्टिकुलर्स बताए थे, जो समझाया था, जो दिखाया था, वो कुछ नहीं था। कई बार तो पेरेंट्स तक फेक होते हैं। कई बार तो मतलब ये देख लीजिए, पेरेंट्स ना होके रिश्तेदार शादी करा देते हैं, है ना। और ये बता दिया जाता है पेरेंट्स है ही नहीं। हाँ, फिर ये बोल दिया जाता है भाई बहन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और आप भी बिना इंक्वायरी करे खुश हो जाते हैं और आप कर देते हैं। ओके, तो मुझे समझ में आया कि मैट्रिमोनियल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो आपको रिसोर्स दे रहा है। हाँ। वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। आप तहकीकात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर क्या डिसाइड करेगा, फ्यूचर क्या किस फ्लो में आगे बढ़ेगा। सो मनीषा जी, मेरा एक और सवाल है। जैसे कि आप पिछले 7 साल, करीबन 7 साल मैं मान के चलती हूँ, आप इस फील्ड में हैं, आपने बहुत हज़ारों केसेस आपने देखे होंगे।
आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे भी हैं, तो अगर न्यू लॉयर कोई आता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, क्या उसको करना चाहिए, क्योंकि वो इस फील्ड में नया है? और सबसे पहले मैं ये कहूँगी, रिसर्च, हम्म डू द रिसर्च और लर्न करो। सबसे पहली बात है पढ़ो, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जितना पढ़ोगे उतना कम है, और सोल्यूशन पढ़ने से ही निकलेंगे हम्म और वे आउट्स पढ़ने से निकलेंगे। और जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे अपने उस क्वेश्चन पर हम्म जो क्लाइंट आपके पास लेकर आया है, उस उसको जितना रिसर्च करोगे, जितने क्वेश्चंस निकालोगे, उतना ही अच्छा रिलीफ आप उसको दे पाओगे। हम्म कई बार क्या होता है कि हम सब केसेस को एक ही तराजू में तोल देते हैं हम्म कि अच्छा क्रुएलिटी का है, अच्छा 498 ए है, ठीक है यही होगा, वही वही घिसे पिटे चीजें उसमें लगा देते हैं और उसमें वही सारी कहानियां बना देते हैं और वही सब कर देते हैं। हम्म लेकिन मेरा कहना है कि जब आप क्लाइंट के साथ बैठ के उसकी एक एक चीज को सुनोगे और उस पर रिसर्च करोगे, तो बहुत अच्छे रिलीफ निकाल कर उसको दोगे। बिल्कुल। जैसे सबसे पहले अगर आपको ये पता चलता है कि कोई लड़की आपके पास आई है रिलीफ के लिए और वो घर के बाहर है, जी। तो पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है वो कैसे घर के अंदर जाए। हम्म ठीक है, हम्म लड़ाई तब शुरू होगी ना, पहले तो लड़ाई यही है कि उसको घर से बाहर क्यों निकाला गया, क्यों वो घर के बाहर रहे, जी। क्योंकि उसका मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का अधिकार हम्म है ना। उसको ऐसे ही कोई रातों रात तो बाहर नहीं कर सकता। आजकल कई बार मैंने ये देखा है, सबसे पहले लड़की मेंटल ट्रॉमा में इतनी होती है, पेरेंट्स कहते हैं तू घर आ जा, हम्म फिर हम देखेंगे सारा कुछ। तो इस चीज से ये चीज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये उसके फ्यूचर के लिए खराब है। वो बाहर आ जाती है, होमलेस हो जाती है, पेरेंट्स भी कितने दिन बिठाएंगे उसको, कितने दिन रखेंगे उसको, बाद में उसको कहते हैं कि तू नौकरी कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, बट रूट कॉज पे कोई नहीं जा रहा है। रूट कॉज यही है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ को जियो। हम्म तो आपको वापस, तो यानी कि आपने रिसर्च करके ये समझ में आया कि जब उसका जो प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चंस निकालो कि तुम्हें रिलीफ क्या क्या देने हैं या उसको रिलीफ क्या क्या चाहिए। जी। कई बार क्या होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते वापस जाने में, जी। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं चाहिए, तो क्यों आप इस पे लड़ रहे। बिल्कुल। आप उतनी चीज पे लड़ो जितना रिलीफ उसे चाहिए और जितना उसके बेटर फ्यूचर के लिए, जैसे मेंटेनेंस है, एलिमिनी है या चाइल्ड केयर है, विजिटेशन है। तो ये रिसर्च से पता चलेगा, बिल्कुल। उसकी प्रॉब्लम से पता चलेगा कि उसकी ये 4-5 प्रॉब्लम्स हैं और 4-5 के ये सोल्यूशन वो ढूंढ रही है, क्योंकि जो प्रॉब्लम लेके आया है सोल्यूशन उसे पता है। तो आप उससे पूछो, रिसर्च करो, पढ़ाई करो, और एज अ बिगनर आप जितना पढ़ोगे, जितना रिसर्च करोगे, उतना अच्छा रिलीफ दे पाओगे और उतना जल्दी इस फील्ड में ग्रो करोगे। ठीक है, और नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको आपका सीनियर ही देगा, पर थियोरिटिकल नॉलेज में आपको आपको खुद बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। सिर्फ सीनियर के साथ चला जाकर पीछे फाइलें उठाकर ही सब कुछ नहीं होता। सीधी सी बात है कि आप जितना पढ़ोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा, हेल्प, क्योंकि एट द एंड आप फील्ड ही पढ़ने की, यस यस पढ़ाई पे ही डिपेंड करता है। Okay. हर एक क्वेश्चन का जवाब हमारे लॉ में है, एक्ट में है, हर एक क्वेश्चन का आंसर है, हर चीज का जवाब है। बस आप पढ़ो, रिसर्च करो और सिर्फ फेथफुली और ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन को लो, हर क्लाइंट को लो और हर क्लाइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। हाँ, ये मेरे को कई लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको बहुत जल्दी डिटैच होना चाहिए, कितनी प्रॉब्लम्स को लेकर आप लोग रहोगे। लेकिन हाँ, मैं डिटैच हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको लेके घर में सर में चढ़ा के पहुंच जाती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत कनेक्शन तो चाहिए ताकि हम उसको रिलीफ दिला सके, जी, उसे बिल्कुल। महसूस करा सके कि भाई हमें पता है तुम किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो और हम वी आर इन दी प्रोसेस, यस वी आर इन दी वे, और हर एक डेट पे कुछ करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है बीइंग अ लॉयर आप पढ़ कर जाओ, बिल्कुल। ये डेट खाली नहीं जानी चाहिए मेरी, ये डेट पे मुझे कुछ तो करना है ना। जब मैं अगली तारीख लूं तो मैं कुछ करके लूं और फिर अगली तारीख के लिए तैयार हो जाऊं, है ना। तब एज अ बिगनर आपको यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जी। मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने जो बताया वो बहुत वैलिड है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप
कितना, और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस, आप देखो आपके सीनियर्स जो हैं वो कौन कौन से केस को हैंडल कर रहे हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हो। एंड मनीषा जी, आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक पे बात की, तो अभी हम एंड की तरफ आ गए हैं। हमने महिलाओं को लेकर बात की, उनके राइट्स क्या हैं, लॉ उनकी किस तरीके से हेल्प करता है, एक महिला को कब अपने लिए स्टैंड ले लेना चाहिए। और हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि महिलाओं के बारे में बात की, हमने पुरुषों के बारे में भी बात की कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही गलत होती हैं या उनके साथ ही अत्याचार होता है, पुरुषों के साथ भी अत्याचार होता है। तो मुझे लगता है कि आज हमारी ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिली होगी ये समझने के लिए कि मेरे राइट्स हैं, अगर मैं उसको लाइक उस चीज़ पे काम कर सकती हूँ तो सब कुछ पॉसिबल है। सो अगर मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस आज इस पॉडकास्ट को देखकर कुछ अपने लिए स्टैंड ले पाएगी, अपने डिसीजन को आगे बढ़ा पाएगी, तो ये फ्रूटफुल रहेगा हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच मनीषा जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे ऑन एयर अनफिल्टर्ड के पॉडकास्ट में आप आए एंड आपने इतना इंसाइटफुल डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू मैम।